फिल्म की शुरुआत एक आदमी के घर लौटने से होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बिजली के सर्किट में रहस्यमय तरीके से खराबी आ गई है और कमरे के भीतर अनधिकृत गतिविधि के संकेत हैं। शुरू में एक चोर पर संदेह करने के बाद आदमी की बेचैनी तब बढ़ जाती है जब वह एक खिड़की के पास पहुंचता है और अपने पीछे छिपी एक भयावह आकृति का सामना करता है। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर आदमी इधर उधर घूमता है और रहस्यमय घुसपैठिए पर हमला करता है। उसकी हैरानी की बात यह है कि प्रहार से घुसपैठिए को कोई दर्द नहीं होता। तेज और शक्तिशाली रहस्यमय आकृति तेजी से पलटवार करती है और आसानी से उस व्यक्ति पर हावी हो जाती है। घटनाओं के एक भयावह मोड़ में घुसपैठिया उस व्यक्ति की गर्दन पर काटता है, जिससे उसके शरीर पर घृणित फुंसियां विकसित हो जाती हैं। आदमी जमीन पर गिर जाता है और मौके पर ही मर जाता है। एक भयावह मोड़ में घुसपैठिए का अपना शरीर विघटित होना शुरू हो जाता है, जिसका अंत एक सड़ती हुई लाश के रूप में होता है। इसके तुरंत बाद पुलिस को एक रिपोर्ट मिलती है और अपराध स्थल पर जांच शुरू की जाती है। हालांकि एक अनोखा रहस्योद्घाटन उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। हत्यारा, जो घटनास्थल पर रहा, 2.5 महीने पहले मर चुका था। फिर भी वो हत्या करने के भयावह इरादे के साथ जीवन में लौट आया, जिससे उपस्थित अधिकारी पूरी तरह से भ्रमित हो गए। जैसे ही पुलिस अकथनीय पुनरुत्थान और हत्यारे के इरादों से जूझती है, एक सफलता मिलती है। अन्वेषक को एक रहस्यमय व्यक्ति का फोन आता है जो सच्चा अपराधी होने का दावा करता है। वह अगले दिन दोपहर 2:30 बजे एक लाइव साक्षात्कार की व्यवस्था करता है। एक निर्दिष्ट स्थान पर जीन के नेतृत्व में पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाया। वे साक्षात्कार स्थल पर आसन गिरफ्तारी के लिए तैयार अधिकारियों की एक बड़ी टुकड़ी को इकट्ठा करते हैं। जैसा कि अनुमान था, हत्यारा वास्तव में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होता है, जिससे तनावपूर्ण और नाटकीय टकराव के लिए मंच तैयार होता है। इंटरव्यू चल रहा था और उस व्यक्ति ने बिना किसी विवरण के उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ जीन के सवालों का जवाब दिया। उसने न केवल अपनी पहचान और आईडी कार्ड का खुलासा किया, बल्कि उसने एक आश्चर्यजनक दावा भी किया। वो लाशों के साथ छेड़छाड़ करने की शक्ति वाला एक जादूगर था और वो पिछली रात की हत्या के लिए जिम्मेदार था। जीन के लिए ऐसी बेतुकी धारणा पर विश्वास करना कठिन था कि हत्या के लिए किसी शव के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। हालांकि उस आदमी ने जोर देकर कहा कि वो जल्द ही विश्वास कर लेगी, क्योंकि इंटरव्यू का उद्देश्य एक भयावह चेतावनी जारी करना था। उस व्यक्ति ने अपने भयावह इरादों की घोषणा की। आने वाले दिनों में उसने 3 और हत्याएं करने की योजना बनाई, जिसमें मारे जाने वाले स्थानों, समय और व्यक्तियों के बारे में स्पष्ट विवरण दिया गया। ये लक्ष्य सिची फार्मास्यूटिकल्स के सभी उच्च रैंकिंग अधिकारी थे, विशेष रूप से निदेशक मेंजिया, कार्यकारी निदेशक सांगिन और अध्यक्ष सुंडियाल। उन्होंने इन विभत्स कृत्यों को रोकने के लिए एक समाधान प्रस्तावित किया। अध्यक्ष सुंडियाल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और ये तय करने के लिए जीन पर छोड़ दिया गया था कि माफी वास्तविक थी या नहीं। माफीनामे का राष्ट्रीय टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वह आदमी बोला, उसने तेजी से एक खंजर लहराया, जीन को बंधक बना लिया और घटनास्थल से भागने का प्रयास किया। जैसे ही वे पहली मंजिल पर लॉबी में पहुंचे, जीन ने उस आदमी की बांह पर एक अजीब निशान देखा। शुरू से ही हत्यारे की तरह उस आदमी का शरीर सड़ने लगा और एक लाश में तब्दील हो गया। ये स्पष्ट हो गया कि वह एक अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित एक कठपुतली मात्र था। पुलिस ने इस भयानक मंत्र की उत्पत्ति को समझने और यह समझने के लिए एक जांच शुरू की कि इसने एक दवा कंपनी को क्यों निशाना बनाया। उन्हें पता चला कि लाशों से छेड़छाड़ करने में सक्षम जादू इंडोनेशियाई मूल का एक काला जादू था, जो लाशों पर इंडोनेशियाई लिपि में अद्वितीय चिन्हों से स्पष्ट था। अपराध स्थल के पास पाई गई मिट्टी को ढलाई करके खून के साथ मिलाकर भयावह कृत्यों को अंजाम देने के लिए लाशों को नियंत्रित किया जा सकता था। इस बीच सेउंग जून ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए सिची फार्मास्यूटिकल्स के शीर्ष प्रबंधन से पूछताछ की और प्रतिशोध के पीछे के मकसद को उजागर करने का प्रयास किया। पूछताछ के बावजूद उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। एकमात्र लिंक ये था कि प्रारंभिक हत्या का शिकार कंपनी में एक शोधकर्ता था। हमलावर उद्देश्यपूर्ण प्रतीत हुआ, लेकिन सिची फार्मास्यूटिकल्स को निशाना बनाने का कारण रहस्य में डूबा रहा, जिससे पुलिस हैरान रह गई और इस रहस्यमय मामले को सुलझाने का दृढ़ संकल्प किया। सीज फार्मास्यूटिकल्स के आसपास का गोपनीयता का पर्दा खुलना शुरू हो गया, जिससे चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसने उन लोगों को हिलाकर रख दिया जिन्होंने इसकी अंधेरी प्रथाओं की जांच की थी। एक कैदी की गवाही के अंदर पुलिस को पता चला कि सीज फार्मास्यूटिकल्स ने भारी मुनाफे की तलाश में नई दवाएं विकसित करने के लिए जीवित मानव विषयों का उपयोग करके अमानवीय नैदानिक परीक्षण किए थे।
कंपनी ने अंशकालिक कार्य की आड़ में धोखे से 100 से अधिक व्यक्तियों को प्रयोगकर्ताओं के रूप में भर्ती किया, लेकिन इन प्रयोगों के बाद उन सभी की मृत्यु हो गई। इन प्रयोगों का सीधा संबंध बढ़ती घटनाओं से था, क्योंकि निर्धारित हत्याओं का समय करीब आ गया था। संभावित लक्ष्यों के रूप में सूचीबद्ध लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने सीज फार्मास्यूटिकल्स भवन के भीतर कई विशेष बल तैनात किए। उनका मानना था कि इससे सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे निर्दिष्ट समय नजदीक आया, हत्यारे की योजनाबद्ध हत्याएं गंभीर सटीकता के साथ सामने आने लगी। नीचे जब वह मुड़ी तो लाइव प्रसारण जारी रहा, तभी उसे भूरे रंग का लबादा पहने एक ज़ोंबी का भयानक दृश्य दिखाई दिया। अधिक लाशें तेजी से नीचे के वर्ग में एकत्रित हो गई। अनैतिक प्रयोगों के सभी पूर्व विषय हत्यारे द्वारा उनके प्रतिशोधपूर्ण प्रतिशोध को ठीक करने के लिए हेरफेर किए गए थे। उनका एकमात्र उद्देश्य उनकी सूची में सबसे पहले निदेशक मेंजिया को हटाना है। जैसे ही निशान उनकी भुजाओं पर दिखाई दिया, विशेष बलों ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की। ज़ोंबी सेना भयानक रूप से फुर्तीली पीड़ितों को निशाना बनाया और सुरक्षा बलों को कुचलते हुए इमारत में घुस गई। ऊपर मेंजिया बेहद भयभीत होकर देख रही थी। सशस्त्र कर्मियों ने गोलीबारी की, लेकिन गोलियां व्यर्थ साबित हुईं, लाशें बढ़ती रहीं। ज़ोंबी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने इमारत की लाइटें बंद कर दी। जैसे ही वे मेंजिया को भागने वाले एलिवेटर तक ले गए, ज़ोंबी अंदर बंद हो गए। आश्चर्यजनक रूप से ज़ोंबी मेंजिया को देखकर रुक गए और लिफ्ट के माध्यम से उस तक पहुंचने के लिए छलांग लगा दी। अधिकारियों का एक समूह पुलिस की सुरक्षा में ठीक समय पर भूमिगत पार्किंग स्थल पर पहुंच गया। ज़ोंबी सीढ़ी से बाहर निकले और हमला शुरू कर दिया। बचने का अवसर बनाने के लिए सेउंग जून ने कुशलतापूर्वक एक ज़ोंबी पर गाड़ी चलाई। हालांकि उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये लाशें गाड़ी भी चला सकती हैं, समूह का पीछा करने के लिए पार्क किए गए वाहनों का अपहरण कर सकती हैं। इसके कारण राजमार्ग पर एक भयावह पीछा शुरू हो गया, जिसमें जीवित और मरे हुए लोगों का भयंकर पीछा किया गया। भागने से रोकने के लिए ज़ोंबीज ने हताश रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें आत्मघाती प्रयास भी शामिल थे। सेउंग जून के असाधारण ड्राइविंग कौशल ने उन्हें इन आत्मघाती हमलों से बचने में मदद की। एक सुरंग में प्रवेश करने पर लाशों ने सेउंग जून की कार को घेर लिया, जिसमें से एक ने उस पर हमला किया, जिससे विंडशील्ड टूट गई। कुछ ज़ोंबीज ने कार की खिड़कियां तोड़ दी और घुसपैठ कर ली। सेउंग जून ने बहादुरी से गोलियां चलाईं, लेकिन उनकी दृढ़ता चुनौतीपूर्ण थी। भीषण संघर्ष के बाद वे कई लाशों को हटाने में कामयाब रहे, केवल एक को ड्राइवर के पास छोड़ दिया। सुरंग से बाहर निकलते समय कार अचानक रुक गई, क्योंकि ड्राइवर वायरस की चपेट में आ गया। इसके बाद हत्यारे की भयावह योजना के तहत लाशें एकत्रित हो गईं और उसे घेर लिया। उनका एकमात्र उद्देश्य निदेशक मेंजिया थे। एक क्रूर मोड़ में मेंजिया को वाहन से खींचे जाने के बाद लाशों ने जिंदा पकड़ लिया था। अपना मिशन पूरा होने के बाद ज़ोंबीज ने अपना ध्यान सांग इन की ओर लगाया, जो अभी भी कार में था। खाली निगाहों से पता चला कि वह उनका अगला लक्ष्य था। फिर लाशें सड़ने और ढहने लगीं। मरे नहीं के खिलाफ लड़ाई के दौरान सांग इन को ज़ोंबी के काटने का सामना करना पड़ा, जो सौभाग्य से गंभीर नहीं लगा। चिकित्सा उपचार ने उसकी जान बचा ली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह ज़ोंबी भयावहता का सामना करने वाला अगला व्यक्ति हो सकता है। जिम्मेदारी के बोझ के साथ संगिन ने बोर्ड के अध्यक्ष सुनील से संपर्क किया, इस उम्मीद में कि वो किलर के निर्देशानुसार लाइव माफी मांग लेंगे। उन्हें आश्चर्य हुआ जब सुनील ने कंपनी के भविष्य की चिंताओं का हवाला देते हुए दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। हालांकि संगिन के भयभीत चेहरे को देखकर सुनील अपनी बेटी मियोंग के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए। सांगिन के पास प्रस्थान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसका सामना नियोन से हुआ, जो उसी समय लौट आया था। तब सांगिन को एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन हुआ। कंपनी अब सुनील के नियंत्रण में नहीं थी, बल्कि अब उसकी देखरेख मियोंग द्वारा की जा रही थी। उन्होंने महसूस किया कि अतिरिक्त लाभ उत्पन्न करने के लिए मियोंग द्वारा नैदानिक प्रयोग किए गए थे। पुलिस की जांच जारी रही, क्योंकि वे फिर से कैदी से उलझ गए। इस बार कैदी ने एक महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किया। एक बुजुर्ग इंडोनेशियाई व्यक्ति ने प्रजा की मृत्यु के बाद उससे संपर्क किया और दावा किया कि उसकी बेटी चा फार्मास्यूटिकल्स में अंशकालिक काम करते समय गायब हो गई थी। कैदी ने भर्ती का काम संभाला और कंपनी के भीतर के लोगों का भाग्य अज्ञात रहा। उसने सीई फार्मास्यूटिकल्स में अपने संपर्क का फोन नंबर दिया, जिसे उसने पुनर्जीवित लाशों के पीछे का मास्टरमाइंड समझा। असली अपराधी बुजुर्ग इंडोनेशियाई व्यक्ति था और उसे ढूंढना दुस्वप्न को हल करने की कुंजी थी।
सांगिन ने महसूस किया कि समय समाप्त हो रहा है। उसने कबूल किया और खुलासा किया कि मानव प्रयोगों का उद्देश्य एक घातक जैव रासायनिक हथियार बनाना था, न कि जीवन रक्षक दवाएं। उन्होंने प्रयोगकर्ताओं की सूची प्रदान की। उम्मीद है कि पुलिस तेजी से इस समस्या को समाप्त कर देगी। सांगिन के चले जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि द्वेषपूर्ण जादू के लिए विषयों की मृत्यु के स्थान से मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो कि चे फार्मास्यूटिकल्स के परित्यक्त संस्थान में हुई थी। टीम जांच के लिए निकल पड़ी। गहन खोज के बाद उन्हें एक कमरे में दिल दहला देने वाला दृश्य दिखा। दीवारों को भयानक जटिल पैटर्न से सजाया गया था, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। क्या इन पैटर्नों को लाशों के साथ छेड़छाड़ से जोड़ा जा सकता है? जैसे ही वे इस पहेली पर विचार कर रहे थे, अचानक एक असामान्य आवाज उनके कानों तक पहुंची। वे आवाज की ओर तेजी से बढ़े, लेकिन शीन ही को अपने पीछे कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। उनकी कठिन परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी, जैसे ही और अधिक लाशें आ गईं। दोनों व्यक्तियों ने भागने की बेताब कोशिश की, लेकिन निर्दयी मरे अथक थे और जल्द ही उनसे आगे निकल गए। योंगसू को पीछा कर रहे एक ज़ोंबी ने नीचे गिरा दिया, जबकि शीन ही ने खुद को एक ज़ोंबी की पकड़ में फंसा हुआ पाया। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर शीन ही को बचाने के लिए एक वीर व्यक्ति आया, कोई और नहीं बल्कि जीन ही की बहन। बुजुर्ग इंडोनेशियाई व्यक्ति की तरह जीन की बहन भी जादू टोना करने वाली थी। वह दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी और समाधान की तलाश में जापान चली गई। 2.5 साल की खोज के बाद वह चीन के एक मंदिर में गई, जहां एक वरिष्ठ भिक्षु ने मार्गदर्शन प्रदान किया। भूत प्रेत से मुक्त होने में असमर्थ होने पर उसने जादू का उपयोग करके आत्माओं को वश में करना सीखा। खतरे को भांपते हुए जीन की बहन ने कार्रवाई की। एक स्पर्श के साथ ज़ोंबी के शरीर को अजीब तरह से विकृत कर दिया। जैसे ही अन्य लाशें अंदर आईं, वे प्रयोगशाला में भाग गए। उसने एक विशेष ब्रश और अपनी खून से सनी उंगलियों से एक अदृश्य अवरोध बनाया। योंगसू बाहर रहा, लाशों से बचने के लिए एक मेज के नीचे छिपा रहा, जो बहनों को ढूंढने में असफल रहे, लेकिन योंगसू की ओर आकर्षित हुए, जिससे वो खतरे में पड़ गया। उसे बचाने के लिए जीन की बहन बाहर निकली, कई लाशों को हराया, लेकिन गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। योंगसू ने मदद करने का प्रयास किया, लेकिन उसे एक तरफ फेंक दिया गया। अंत में जीन की बहन ने आखिरी ज़ोंबी पर काबू पा लिया और अपने अनूठे स्पर्श से खतरे को बेअसर कर दिया, जिससे दिन बच गया। जैसे ही तीनों संस्थान से भागने में सफल हुए, उन्हें एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन हुआ कि भारी तनाव के बोझ तले दबे सांगिन ने अपनी जान लेने का फैसला किया था। इस बीच सुनील अनिच्छा से सार्वजनिक माफी मांगने पर सहमत हो गए। हालांकि उनकी माफी ईमानदारी से बहुत दूर थी, जिसमें मामले को तुरंत खारिज करने से पहले केवल लापरवाही भरे शब्द शामिल थे। इससे हिंसा शांत नहीं होगी, बल्कि मायावी हत्यारे को और अधिक क्रोध आएगा। पुलिस स्टेशन में वापस कप्तान ने प्रयोगकर्ताओं की सूची की गहन जांच के बाद बुजुर्ग इंडोनेशियाई व्यक्ति की बेटी का सफलतापूर्वक पता लगा लिया। कैप्टन ने तुरंत यह महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें दी, जो लाइव माफी मांगने में लगे हुए थे। जीन ही ने भय के साथ संदेश प्राप्त किया, यह महसूस करते हुए कि लड़की उसकी पूर्व सहायक थी। कुछ दिन पहले जीन ही ने अनजाने में उसका साक्षात्कार लिया था, क्योंकि लड़की को बुजुर्ग इंडोनेशियाई व्यक्ति ने छेड़छाड़ की थी और फिर उसके सहायक के रूप में कंपनी में शामिल हो गई थी। जबकि पुलिस ने संस्थान में अपनी खोज जारी रखी, उन्होंने सोजिन की सहायता से वृद्ध व्यक्ति के ठिकाने का पता लगा लिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना भेष त्याग दिया था और जीन ही का सामना करने के लिए सीधे अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मंच पर सुनील के कपटपूर्ण शब्दों को देखकर बुजुर्ग व्यक्ति क्रोध से भर गया, जिससे स्टूडियो की लाइटें टिमटिमाने लगी। उसने अपनी बेटी के शरीर के साथ छेड़छाड़ की और धमकी भरे अंदाज में सुनील के पास पहुंचा। अन्य लोगों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति अपनी तर्कसंगतता खो चुका था और सुनील को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाने पर अड़ा हुआ था। सुनील और मियोंग को भागने की कोशिश करते समय रोक लिया गया। मियोंग ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे उसका शरीर सड़ गया। दूसरी ओर सोजिन ने बुजुर्ग व्यक्ति के जादू को बाधित कर दिया, जिससे सुनील बच गया। बुजुर्ग व्यक्ति प्रतिशोध लेने में असफल होने के कारण आंसुओं में डूबा हुआ था और अपनी बेटी की दुखद हानि के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। हालांकि कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। नियॉन, वह व्यक्ति जिसने घटनाओं की पूरी श्रृंखला की शुरुआत की थी, उस कमरे में प्रवेश किया जहां उसके पिता छिपे हुए थे। सुनील ने कभी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि वह अपने दुश्मनों के प्रतिशोध से बच गया है, लेकिन अपनी ही बेटी के घातक इरादे से नहीं। नियोन ने टॉयलेट पेपर के टुकड़े से लड़की की उंगली काटकर सभी गवाहों को खत्म कर दिया और जब सुनील नहीं देख रहा था तो उसने उसके चेहरे पर घाव कर दिया।
कुछ ही समय बाद सुनील जमीन पर गिरकर मर गया। पुलिस के पहुंचने पर मियोंग ने परेशान होने का नाटक किया और पीड़ित होने का नाटक किया। उसे अनजाने में उसकी सारी हरकतें साक्षात्कार से पहले स्थापित निगरानी उपकरण द्वारा कैद कर ली गईं। सुनील के सीने पर लगे कैमरे ने पूरी घटना का सीधा प्रसारण किया था। इसका मतलब ये था कि न केवल उसके शब्द बल्कि उसके पिता की हत्या का कृत्य भी सार्वजनिक रूप से प्रलेखित किया गया था। सबूत अकाट्य थे, जिसके कारण मियोंग की तत्काल गिरफ्तारी हुई और बाद में सजा हुई। अंत में बुजुर्ग इंडोनेशियाई व्यक्ति द्वारा अपनी बेटी और मासूम प्रयोगकर्ताओं के लिए किए गए सभी प्रयास एक उचित और निर्णायक समाधान पर पहुंचे। सांगिन भी ज़ोंबी के काटने से पूरी तरह ठीक हो गया है और फिल्म एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है।